कहाँ तक हुआ था लास्ट? प्रदूषण, अच्छा वायु प्रदूषण स्टार्ट कर रहा था ना, ठीक। ठीक है, वो तो लिख लिए थे। ठीक है, जो क्लास में हो रहा समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी ज़्यादा जोड़ नहीं लगाना है क्योंकि नेक्स्ट बार जब दीजिएगा तो काम आएगा, लेकिन CDPO का मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, सिलेबस मिक्स है, कुछ बोला नहीं है, 100 नंबर में सभी चीज़ डाला हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा देखते रहिए और थोड़ा सा एक्टिव रहिए। एक्टिव कहने का मतलब है कि क्वेश्चन घुमा भी सकता है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन नहीं सोचो, उसको मल्टी डायरेक्शन में जाइए ताकि आए तो लिख पाए। ठीक है, आप लोग भी दिए थे ना CDPO, कैसा रहा? करंट अफेयर्स नॉर्मल नहीं था, थोड़ा डीपली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहले बहुत बार एग्जाम में होता था कि करंट अफेयर्स ऊपर ऊपर पढ़े पकड़ा जाता था। अब बाकी सब्जेक्ट की तरह करंट को भी डीपली पढ़ना पड़ेगा, ना तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग दिए थे, कैसा रहा? ठीक है, अब चलिए, तो रिजल्ट आएगा ही, लेकिन फिर भी लग रहा है कि लग नहीं रहा है, ऐसे भी लग जाइए क्योंकि मेंस के लिए एकदम समय नहीं है। और अगर गलती से, मतलब गलती से नहीं, अगर आ भी गया ना नाम तो फिर पछतावा हो जाएगा, फिर लगेगा अरे छोड़ो हटाओ, अगला बार अब सचिवालय है देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। और कल भी हम बताएं कि अगर माइंड में आया ये चीज़ तो फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, इसीलिए समय नहीं है, इसलिए सबको किसी भी तरफ जो है उसी में करते जाना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको भेजे हम, देख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट होगा फिर तुरंत बोलिएगा क्योंकि अब समय नहीं है। खास करके साइंस टेक में इजी है, ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्ट। इस बार का भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था डिफ़िकल्ट, लेकिन बनाना होगा, लिखे बिना नहीं होगा, वहाँ हाथ लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि हो जाए। और बैकलॉग में मतलब जो जो गेस किए थे लगभग वो भिड़ गया, तो इसीलिए चांस है, लेकिन अब बैकलॉग आ गया, मेंस वाला में तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी शायद भिड़ जाए तो अच्छा है कि ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि अब समय भी नहीं है। सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा सिलेबस है कि सेलेक्टिव बोलने का ही है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत, और वैरायटी बहुत हो गया, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो कल हम लोग प्रदूषण ऐसे स्टार्ट कर ही दिए थे, और वही खाली बेसिक चीज़ याद रखिएगा कौन किससे हो रहा है। कल जो हम बताए थे ग्रीन हाउस गैस से क्या हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, और वैश्विक तापन से जलवायु परिवर्तन। अब देखिए, वही ग्रीन हाउस गैस में कुछ गैस क्या कर देगा? ओजोन क्षरण को कर देगा। मरुस्थलीकरण इससे थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन ठीक है, बोल सकते हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा जिसके कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो खुद भी सोचिए तो लिख पाइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है, कवर करना पॉसिबल नहीं भी हो पाता है, तो बहुत कुछ आपको दिमाग में लेके चलना, उस समय जाके खाली लिखना है। ठीक है, और इधर उधर मत फंसिए। अभी बता रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारा जन है वो क्या कर रहे हैं, जो पुराने लिखते थे, मतलब जो JPSC देते आ रहे हैं, उन लोग बना दिए हैं कि नहीं हर क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, भूमिका, निष्कर्ष लिखना होगा। लिखते रहिए भूमिका, निष्कर्ष, क्योंकि आप अगर नहीं जानते हैं तो भूमिका लिखने में आपको सोचने ही में 15 मिनट बीत जाएगा कि स्टार्ट कैसे करें, अच्छा कैसे लगेगा क्वेश्चन। अरे नहीं जानते, सीधा डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वहीं से स्टार्ट कीजिए, समय बर्बाद करने से नहीं ना है कोई फ़ायदा। भूमिका का चक्कर में आपका डायरेक्शन बदला तो आप ही बदल जाइएगा फिर। तो इसीलिए जो है, और ख़ास करके फिजिक्स में भूमिका बांध ही नहीं सकते। हम पूछ दिए चाल तो भूमिका बंधाएगा, और निष्कर्ष लिखिएगा। अब न्यूटन्स लॉ में निष्कर्ष लिखने नहीं, न्यूटन ने गलत लॉ दिया है, हम ही सही हैं, ऐसे होगा निष्कर्ष, क्योंकि वो लॉ बन चुका है, यूनिवर्सल लॉ, आप कैसे बदल दीजिएगा उसको। हाँ, जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होता है, जैसे भारत में एक देश एक चुनाव पे विश्लेषण कीजिए, इस पे आप अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण है, इस सब पे आप राय दे सकते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वन कानून जो बना है, इस पे आप दे सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है, कानून चेंज हो सकता है। लेकिन अब न्यूटन्स जो लॉ दे दिया
जी का जो मान हो गया, जी का मान आप बदल दीजिएगा नहीं ना, तो निष्कर्ष इस समय होगा नहीं कि नहीं, निष्कर्ष में लिखिएगा नहीं गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा बदलना चाहिए था, ऊपर भी जाना चाहिए था, तो ये कोई मतलब नहीं है। और भूमिका पहले ही बोल रहा है, लिखने का चक्कर में 20 मिनट बर्बाद कर दीजिएगा, आपको समझे में नहीं आएगा लिखे कैसे। और ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं, प्रैक्टिकल, इसीलिए हर बार ये सब चीज़ें मत फंसिए। और दूसरा, बहुत चीज़ बोलेगा, ठीक है, ये लिखिए वो लिखिए, ये लिखिए वो लिखिए, मत फंसिए। क्वेश्चन जो पूछा वो और अपना कंटेंट, इसी पे ज़्यादा जोड़ दीजिए, देखिए नंबर एकदम आएगा। 7वां में भी और 6ठा JPSC में भी जो डायरेक्ट लिखा पॉइंट टू पॉइंट सब सेलेक्ट हुआ है, और जो जरा सा वीर बना वो वीरे बनते रह गया, ठीक है। तो इसीलिए वैसा नहीं, हाँ वीर बनना है तो आपको पूरा अपना आंसर को उसमें लपेटना होगा अच्छा से, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो चेक करने वाला वो ज़्यादा विद्वान बैठा हुआ है, उसको सब पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे थे और कहाँ घूम गए, उसको एकदम पता है कि आप कहाँ गलती कीजिएगा, एकदम उसको पता है। इसीलिए बहुत बार देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो क्या लिख देगा, अवरोही क्रम बताएं। आप सोचिएगा आरोही क्रम है, फटाक से टिक होता है ना, इनमें से कौन सही नहीं है, देख लिया खाली कौन सही नहीं, बस सही है उसको मार देता है। तो उसको पता है स्टूडेंट कहाँ पे गलती करता है, इसलिए हर चीज़ को पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता हर बार पूछ देगा, ठीक है, क्योंकि कारण है पहला गोलमेज कब हुआ था, 1930 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, 31 तक चल गया था। उसके बाद मार्च में गांधी इरविन समझौता हो गया था, और 31 में दूसरा गोलमेज भी हो गया था। तो इस कारण वो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है। बहुजन 30 मार देता है, बहुजन 31 मार्क, बहुजन 32 मार देता है कि अरे नहीं तीनों गोलमेज हुआ था तब हुआ होगा ऐसे। तो बहुत सारा चीज़ है, तो एग्जामिनर को पता है आप कहाँ पर गलती करेंगे। 1931 से होगा, कहे गलत मार दिए क्या, अरे 30 में तो गोल, देखिए पहला गोलमेज जब ख़त्म हुआ तब गांधी इरविन समझौता हुआ, गोलमेज में नहीं हुआ था, वो भारत में हुआ था, वो लंदन में हुआ था। तो अंतर है, यही छोटा छोटा चीज़ पकड़ाता है वो लोग, एकदम यही छोटा छोटा चीज़। इसी में बहुत बार वायसराय के बारे में पूछ देगा, अंतिम वायसराय कौन था, पहला वायसराय कौन था, भारत का पहला और आखिरी कौन था। यही सब छोटा छोटा चीज़ है जो ध्यान रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। सचिवालय समय थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना, वही कंफ्यूजन गलती करवाता है, ठीक है। और सबको रटना इतना आसान नहीं है, हम पहले ही बोले, तो कुछ कुछ चीज़ को समझिए, बाकी को रट लीजिए, नहीं तो अब ऑप्शन नहीं ना है। तो इसीलिए अब देखिए रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में शायद कोई फंसा हो शायद, नहीं तो सबका बना होगा, ठीक है। एगो छोटा से बहुत बड़ा आ गया था कोडिंग, ठीक है, उसमें पहला वाला में 3 जोड़ रहा था, दूसरा वाला में 3 घटाते हुए सीरीज बढ़ रहा था, उसमें पकड़ा जाता, उसका शायद वाटर आंसर होता, ठीक है। तो वो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो बहुत जन देख के ही सरेंडर कर दिया था, कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ता तो बन जाता, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ करंट था। फर्स्ट पेपर भी इतना आसान नहीं था कि सबका बस का बात था, नहीं, झूठ है सब। जो देता है ना हवा में डायलॉग, उसका खाली बोलेगा रिजल्ट हमको दिखाना, हाँ कुछ कुछ जन जरूर निकाल लेगा, लेकिन सबका बस का बात नहीं है। एक जन बोला 150 आ रहा है मेरा, हम बोले कोई बात नहीं, लग जाओ मेंस में, ऑप्शनल का ले रहे हो, ऑप्शनल उसको पते नहीं है अभी तक, और 150 नंबर ला रहा। तो ये सब फॉर्मेलिटी के लिए बैठने से थोड़ी कोई फ़ायदा है। अब देखिए, अगर आपको सही में जॉब लेना है तो आप पीटी पास करें, खुश मत होइए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, कोई ना वैल्यू है ना फ़ायदा आपका समय में, ठीक है। तो इसीलिए पीटी में 150 मार दिए, पूरा खुश होकर चलिए, बहुत अच्छा, एक स्टेप आप बढ़ गए जॉब की ओर। लेकिन एक स्टेप से नहीं ना मिल जाएगा जॉब, 3 स्टेप है इसमें, 3 स्टेप को तो देखना पड़ेगा। तो इसी कारण ठीक है, जिनका है अभी से अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं हो कि लास्ट समय में बहुत प्रेशर हो जाए। अब प्रेशर होगा तो फिर क्या कीजिएगा, छोड़ो अब सचिवालय में मूव करते हैं, क्या CDPO करेंगे, फिर आप भी बोलने लगिएगा कि नहीं नहीं अरे इसमें प्रमोशन नहीं है, बेकार जॉब है, ये है वो है। और कल भी हम बोले अगर बेकार जॉब है तो आप हमको निकाल के छोड़ दीजिएगा, तब हम मान लेंगे हाँ बेकार जॉब। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। अब इंडियन टीम, क्रिकेट टीम बोल लेगा अरे इससे क्या खेले, तो बहुत कमज़ोर टीम है, अरे भाई तुम 500 रन बना के हरा के दिखाओ तब ना हम मान जाए। तो ऐसे ही बोलने से तो नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हाँ अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो हुआ जितना हुआ। और जिनको इस बार लिखना है वो लिखना अब
तैयार रखिए, और जिसमें दिक्कत हो आप डायरेक्ट टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछिए, अब उतना समय नहीं है कि अब डिटेल जाए, क्योंकि अब देख ही रहिए कौन सा पेपर हुआ, कुछ नहीं हो पाया अभी, ठीक है। इधर चल रहा है जो कितना हमको लगता है 15 दिन से खाली साइंस से चल रहा है। खैर ठीक है, अब तो जो है ये है। अच्छा, ये कल क्या करें, क्लास और तो कोई क्लास है नहीं, तो हम ले या छोड़ दें, जैसा बोलिए। अगर बोलिएगा तो हम आएंगे, नहीं बोलिएगा तो नहीं आएंगे, क्योंकि 16 को यूपीएससी का कोई है। हाँ, उसी दिन यूपीएससी है, तो एक दिन किसी को पढ़ने का मौका मन करे तो पढ़। हाँ मेरा है, लेकिन हम आ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी का अरे ठीक है, वो तो खैर जो है ही, नहीं तो हमको आने में कोई दिक्कत नहीं है, हम 11 बजे भी आ जाएंगे। तो फिर बोल लीजिएगा कि हम लोग कोई नहीं आएंगे यहाँ, ठीक है, तो छुट्टी कर देना। ऐसा हम भी तब बोल देंगे, लेकिन आप लोग से पूछेंगे तो बोल लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर तब तो फिर मंगलवार को, क्योंकि सब मंडे शायद छुट्टी होगा, 17 तारीख, 18 से फिर प्रॉपर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और खाली आप ध्यान रखिएगा, जो भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिएगा, बाहर भी, नहीं तो आप मत फंसिएगा उसमें क्लास का चक्कर में। सब हम करवा देंगे, जो है। अदर सब्जेक्ट भी होगा तो बोल दीजिएगा, हम खाली लिखने का जरूर बता देंगे क्या है क्या ना। बहुत सारा भेजे, उसमें पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा समझ बोलिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते, कहाँ तक हुआ था, वायु प्रदूषण का इंट्रोडक्शन लिखे थे ना, ठीक, यहाँ तक लिखे थे ना, ठोस, द्रव और गैस रूप में होते हैं ना, ठीक। अब लिखिए वायु प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन से वायु प्रदूषण के स्रोत। वायु प्रदूषण के स्रोत। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप लोग और कोई एग्जाम देते हैं क्या, अभी सिर्फ सब जेपीएससी में लगे हुए हैं? अगर ऐसा है, नहीं है, तो देखिएगा ग्रामीण बैंक का आया हुआ वैकेंसी, पीओ क्लर्क दोनों, आरआरबी, हाँ आईबीपीएस आरआरबी, तो शायद सब 26 या 27 तारीख तक डेट है, 27 तक ना, भर सकते हैं, भर दीजिए, ठीक है। कभी दिए हैं बैंक का एग्ज़ाम कोई? लेकिन अगर है तो भरिए, क्योंकि सबसे तेज अगर कोई नौकरी देता है तो बैंके देता है। अभी भरिएगा, अगस्त में इसका पीटी हो जाएगा, सितंबर में इसका मेंस होगा, और अक्टूबर में आपका इंटरव्यू के साथ ज्वाइनिंग करा देगा, ठीक है। तो बहुत तेज़ होता है, लेकिन हाँ इतना आसान भी नहीं है। पीटी में आपको में बहुत हार्ड नहीं है, आपको उस डायरेक्शन में तैयारी करना होगा, तबे होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि इसका मैथ एसएससी का मैथ अलग है, एसएससी में एडवांस मैथ पढ़ना है, इसमें कॉमर्शियल मैथ पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट और रीजनिंग भी अलग हो जाएगा, इधर वर्बल भी आता है, उधर नहीं आता है, तो अलग अलग चीज़ है। पीटी में 45 ठो आएगा मैथ्स, 40 मैथ, 40 रीजनिंग, ठीक है। 45 मिनट का समय रहेगा, सिर्फ इंग्लिश नहीं रहता है। मेंस में आपको हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो हिंदी ले लीजिए या इंग्लिश, लेकिन वो आप स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा तब। अब आप कर दीजिएगा तमिलनाडु, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको वहाँ का लैंग्वेज पढ़ने होगा ना, तो इंग्लिश में जाना होगा। इधर भरिएगा हिंदी बेल्ट तो हो जाएगा, ठीक है। हिंदी बेल्ट कौन कौन सा राज्य है? हाँ देखिए, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। इतना प्योर हिंदी बेल्ट है, इतना प्योर हिंदी बेल्ट है। इसमें आप कोई भी एग्ज़ाम भरिएगा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाकी स्टेट में जाइएगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ का लैंग्वेज इम्प्लीमेंट होने लगेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उस अनुसार अपना देखिए, और मेरे हिसाब से तो भरना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि झारखंड में नहीं बोल सकते। कल एगो रिपोर्ट सुनने में आया कि नया वैकेंसी शायद नहीं ला पाएगा सरकार, नहीं सकेगा लाने, 3 महीना बच रहा, स्थिति देख लीजिए, बहुत मुश्किल। हाँ, जो भरा चुका है उसी को करवा ले, वही बहुत बड़ा बात हो जा रहा है, क्योंकि सचिवालय गला का हड्डी बन गया है इन लोग के लिए, सक ही नहीं पा रहा है एगो एग्ज़ाम कराने, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, जेपीएससी अपना लाइन लेंथ में वो अपना ले लेगा,
ठीक है। तो इसीलिए आ जाए तब तो बहुत अच्छा, क्योंकि सरकार पास समय कितना, मात्र 4 महीना। जून छोड़ दीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आचार संहिता लग जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं, दिसंबर में चुनाव है, होगा नहीं। होगा तब जैसे अभी हो रहा है तो लेटर लिख के देगा तभी होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी लटक गया, अगर केस में फंसा तो फंसले रह जाएगा। इसीलिए जो आने वाला उस पर फोकस कीजिए, और इसीलिए सेंट्रल एसएससी भी आने वाला, उसको दीजिएगा। और अभी ग्रामीण बैंक है, उसको भरिए। देखिए जहाँ तक हो सकता है, कोई डाउट होगा मैथ्स रीजनिंग हमसे पूछ लीजिएगा, थोड़ा बहुत ज़रूर समय मिलेगा तो कर देंगे, ठीक है। लेकिन भर दीजिए एक बार, देखिए क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी लिखल है भरा है तो पासे कर जाएंगे या नहीं करेंगे, हो सकता पासे कर जाइएगा, क्या दिक्कत है। ग्रामीण बैंक पीओ मिल जाएगा, और क्या चाहिए, सरकारी नौकरी हो जाएगा। तो इसीलिए भरिए उसको, फिर बाद में भी अभी आईबीपीएस पीओ भी आएगा, एसबीआई भी आएगा, सब आएगा। तो सबको भरिए एक बार, देखिए बैठ के। सिलेबस 30% सेम है, मैथ्स रीजनिंग, सब तो नहीं बोलेंगे लेकिन 30% सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उस अनुसार कीजिए तो हो जाएगा। और एसएससी भी शायद सेंट्रल आने वाला है, ठीक है, अच्छा खासा सीट पे आएगा। आप तो मैथ्स का वेटेज घटा दिया, कितने जन को मैथ्स से दिक्कत है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। एसएससी सीजीएल में सेंट्रल मैथ्स का वेटेज तो घट गया है ना, अब तो रीजनिंग और जीएस का वेटेज बढ़ गया मेंस में। नहीं तो मेंस उसका ऐसा था कि आप एक बुक से पास नहीं कर पाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना वो रहता है। एक सीडीएस कोई दिए हैं, या यूपीएससी अभी लेता है सीडीएस, उसका मैथ्स देख लीजिए, बहुत शानदार। जिसको मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वही सक पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हम सीडीएस दिए थे, 2 घंटा का टाइम था, शायद 100 क्वेश्चन रहता है ना, हम 50 तक पहुँचते पहुँचते टाइम ख़त्म हो गया था। और 50 में 45 मेरा सही हुआ था, 5 नहीं। लेकिन अब चूँकि प्रैक्टिसे नहीं किए थे, अब बहुत वेराइटी हो जाता है ना। अब ज्योमेट्री में जाएगा तो इतना सारा रूल है कि आपको रूल नहीं याद रहा तो बनबे नहीं करेगा, बहुत सारा रूल हो जाता है, तो दिक्कत था। तो इसीलिए इतना आसान भी नहीं, लेकिन है आसान। अगर चाहिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो पास हो जाएगा। बाकी तो इधर है, क्योंकि सचिवालय में भी क्या 20 क्वेश्चन क्या है, मैथ्स है। और अब जैसा सीडीपीओ और जेपीएससी का लेवल लग रहा है, सचिवालय भी थोड़ा सा बढ़ा देगा लेवल, एजेंसी चेंज हुआ तो अब हो सकता है बढ़ा दे। तो इसीलिए अपना उसी अनुसार तैयारी रखिए, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और अभी से कीजिए, जिसमें कमज़ोर हैं अभी से पढ़िए, मजबूत वाले को और मजबूत कीजिए, और जो थोड़ा कमज़ोर है कम से कम उसको कंफर्टेबल जोन तक लाइए, तब होगा। और मजबूत वाले को ऐसा मजबूत कीजिए कि उसे आपका छूटे नहीं, ताकि आपका अगर मैथ कमज़ोर है तो उस मैथ का बैकअप हो सके, कि जीएस मेरा बहुत शानदार है तो मैथ का बैकअप हो सके। नहीं तो फिर आप पीछे पड़ जाइएगा, नहीं मैनेज हो पाएगा। चाहे जिसका करंट इसमें मजबूत था वो पहला पेपर का मैनेज कर देता, क्योंकि सब के लिए टफ था, इतना आसान नहीं था, ठीक है। मेरा क्लास में तो 2-4 जन आधे घंटा में रंग के बैठ गया था। हम सोचे क्या बात है भाई, इन लोग का गर्दा उड़ा दिया इन्होंने। देखिए मैथ्स के लिए सबसे पहले एकदम भारी से मत शुरू कीजिए, हम छोटा से बेसिक से स्टार्ट कीजिए। शुरू में जो अंकगणित होता है, संख्या, उससे स्टार्ट कीजिए। पहले संख्या को समझिए, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, उसी में से 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण होता है ना, गुना भाग जोड़ घटाव, उसको कीजिए। जब उसको कीजिएगा तब आपको थोड़ा बहुत मैथ से इंटरेस्ट आएगा, तब आप आगे कीजिएगा। गलती कहाँ हो जाता है, सब तुरंत खोलेगा क्या, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात। अब बुझाएगा अनुपात, बहुत मुश्किल है। तो छोटा से स्टार्ट कीजिए, सब पकड़ाएगा। एक आर.एस. अग्रवाल का ठीक ठाक बुक है, ले लीजिए, अंकगणित के, उसमें बहुत सारा ये बताया है उदाहरण। तो आप एक्सरसाइज नहीं बना के उदाहरण देख के बनाइए। उसको जब समझ जाइएगा ना, तब आप उसका जो एक्सरसाइज है उसको टच कीजिए, उसमें बना अपने ठीक, नहीं तो उसका सॉल्यूशन वो बना के दिया, तब उसको पकड़िए। और दूसरा चीज़, कभी भी शॉर्टकट के ट्रिक के पीछे मत भागिए। शॉर्टकट के पीछे तभी भागिए जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम पहले ही बोलते हैं अगर शॉर्टकट आप भूले तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। लेकिन आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तो शॉर्टकट भूल गए ना तो आप बेसिक से बना सकिएगा, तो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारा कोचिंग में देखिए सीधा आके शॉर्टकट, और अब स्टूडेंट को x² और x पते नहीं चल रहा, वो कैसे शॉर्टकट पकड़ेगा,
रट के नहीं ना जाएगा, वही जो बताया वही नहीं ना आएगा। तो इसीलिए बेसिक पे ध्यान दीजिए, इसीलिए पहले बेसिक तब शॉर्टकट, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है। हाँ, टॉपिक वाइज, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा इसीलिए बोले छोटा से स्टार्ट कीजिएगा, सीधा मत घुस जाइएगा उसमें, एकदम छोटा छोटा से बढ़िया अपने आप पकड़ाएगा। फिजिक्स में ही बोले हैं कि सीधा मत उतर जाइए किसमें, शक्ति में, पहले चाल समझिए, दूरी समझिए, इसका निकालिए फॉर्मूला, तब उसमें जाइए तो देखिए डायमेंशन, सूत्र सब आप पकड़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़िए, सब पकड़ाएगा, लेकिन हाँ मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। तो उसी अनुसार थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, अभी मौका है, क्योंकि नया सरकार गठन हुआ तो हमको तो नहीं लगता 6 महीना में कोई वैकेंसी होगा, थोड़ा टाइम तो जाएगा, तो 1 साल हो जाएगा, हो सकता है 26 पहुँच जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि यही साल में निकल जाए। CDPO तो CDPO में, सचिवालय है तो सचिवालय में, पुलिस का दौड़ है तो उसी में निकल जाइए, बैंक उंक है तो उसमें दे के निकलिए, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और, YouTube में जो आप लोग देखते हैं ना 5 सेकंड में आंसर बताए, देखे हैं ना, सही है, लेकिन वो 5 सेकंड में आंसर कब निकाल पाए, उसके लिए वो बहुत समय दिया है उसको, उस चीज़ को वो समझ गया कि देख के आंसर बता देता है, तो उसमें समय दिया। आप भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप उसी चीज़ को समझ लीजिएगा, बता दीजिएगा तब। अब जैसे आप लोग को जो हम बताए सूत्र या डायमेंशन, अगर कोई दूसरा नहीं जानता होगा तो उससे थोड़ा सा स्पीड टॉप कर सकेंगे ना, कि अरे ऐसे था निकाल दिए, होगा ना। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपका भी वही, इसीलिए बोल रहे हैं, एकदम सही बोलता है कि निकल जाता है, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते, द्विघात समीकरण, x² + 2x + 5 = 0, इसका मान बताइए, है ना। ये भी देख के डायरेक्ट आप रूट बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। और इस बार एक क्वेश्चन भी था, या तो आप ऑप्शन से बनाए होंगे या द्विघात से बनाए होंगे। 2 सम लगातार संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, उनके योग ज्ञात कीजिए। क्या था आंसर? 6 और 8 होता, 14 आंसर होता। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 34, दोनों को जोड़े तो 100। तो इसका 2 तरीका है, या तो आप ऑप्शन से पकड़िए, 14 को क्या क्या सम संख्या को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 12 और 2 हो सकता है, तो 12 और 2 का सम कभी 100 नहीं होता है स्क्वायर का, 10 और 4 ये भी नहीं होगा, तो इस तरह से होता है। और नहीं तो फिर आपको एक सम संख्या लिखना पड़ता है x, ठीक, दूसरा लिखना पड़ता है लगातार सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग जाए। तो पहला संख्या अगर सम संख्या 2 है, तो अगर अगला निकालना है तो उसमें 2 जोड़ना होगा हम लोग को, तब हम लोग को 4 मिल जाता है। तो उसी तरह पहला संख्या मान लीजिए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, 2 लगातार सम संख्या मिला। अब इसका बोला था स्क्वायर, यानी वर्ग का जोड़ 100 है, तो x² + x + 2 स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना है 100। तब आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है, x²। अब a + b का फॉर्मूला याद है, a² + b² + 2ab, तो x² + 4x + 4, यही ना होता बराबर 0। x² ये कितना हो जाता, 2x² + 4x + 4 = 0। अब देखिए सब में 2 है, 2 को कॉमन ले लीजिए, x² + 2x + 2 = 100, 2 से इधर भाग दे देंगे, x² + 2x + 2 = 50 हो जाएगा ना, भाग देंगे तो। अब 50 को इधर लाइए, तो x² + 2x -50 इधर होगा, और 2 से घटा देंगे तो -48। अब इसको सॉल्व करना होगा, इसको आता है सॉल्व करने, अगर इसको आता तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता, और नहीं तो फिर आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ता। तो ये आप देख के बता सकते हैं, लेकिन इतना आसान है नहीं। 48 को तोड़ना होगा, 48 को तोड़िएगा 8 × 6, 8 × 6 = 48 होता है, दोनों को घटाइएगा तो 2 आ सकता है, उस अनुसार ये बन जाता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, x² + 8x - 6x - 48, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 48 आ जाता है, वो भी माइनस में, और जोड़िएगा तो ये आ जाएगा +2। अब यहाँ से x कॉमन, x + 8, यहाँ से -6 कॉमन लीजिए, x + 8 = 0। x बराबर आ गया -8 और 6, यही से आपका आंसर पता चल जाता। तो 6 और 8 आंसर होता। ठीक है, और स्पीड बनेगा, लेकिन क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं, इसीलिए इतना डिले हो रहा है,
नहीं तो आप देख के बनाते हो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, ऐसा को ऑप्शन से आपको पकड़ना होगा। जैसे ऑप्शन 10 था, 10 को जोड़िए आप हर सम संख्या को, लेकिन लगातार वाला को, किसका स्क्वायर करने पे आता नहीं आता तब जाके पकड़ाता, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन सचिवालय में बहुत आता ही है। और ये सब किसका है सवाल है, सब अंक गणित का सवाल है, संख्याओं का खेल है सब। इसीलिए बोले सम विषम प्राकृतिक और होल नंबर समझिए। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो 1 से शुरू होने वाले सारी गिनती संख्याओं का प्राकृतिक। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में जब 0 का समावेश कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। फिर उसी तरह पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे इसमें बढ़ते ही, सब जब होगा तो देखेंगे, कभी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्या लिखे? वायु के प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। पहला लिखिए, डैश दे के पहला नंबर या ए नंबर जो भी लिखना है। CO2 एंड CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 एंड CO, CO2 और CO। ठीक है, यहाँ CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऐसे CO का फुल फॉर्म सर्कल ऑफिसर, जो JPSC से बनेंगे। ठीक है, लिखिए, यह प्रदूषक CO2 और CO क्या हो गया? प्रदूषक, पोल्यूएंट। कल जो बताए थे कि जो भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जो कारक होता है, वो क्या कहलाता है? प्रदूषक। तो यही प्रदूषक है। यह प्रदूषक ईंधन, ईंधन नहीं, ईंधनों कर दीजिएगा, ईंधनों, जैसे ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से उत्पन्न होता है। यह प्रदूषक ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी समझ लीजिए, जब भी हम लोग जीवाश्म ईंधन या जैव ईंधन यानी लकड़ी उकड़ी को जलाएंगे तो धुआं होता है, लेकिन धुआं कब नहीं होगा? जब लकड़ी एकदम सूखा हो, पहला, और दूसरा ऑक्सीजन उसको भरपूर मात्रा में मिल रहा हो, तो देखिए धुआं नहीं होगा। आप सूखा पत्ता को जलाइए, एकदम सूखा पत्ता को, देखिए पूरा जल जाएगा, धुआं नहीं होता, लगभग नहीं होता। अब देखिए कोई भी चीज़ जल रहा है, थोड़ा सा तो धुआं होगा ही, लेकिन वो जलाइए, देखिए धुआं नहीं होगा। लेकिन वही जब हम लोग क्या करते हैं, पत्तों का ढेर हो जाता है, ठीक है, पत्ता सब है सूखा हुआ, उसको क्या करते हैं, झाड़ू मारने वाले एक जगह किए, माचिस लगा देते हैं, क्या होता है, ऊपर वाला पत्ता सब बहुत अच्छा जल जाता है, धुआं कम, उसके नीचे जो पत्ता छुपा हुआ उससे धुआं निकलता है। और देखिएगा सबसे नीचे वाला पत्ता एक तो जलता भी नहीं और बहुत ज़्यादा धुआं, कारण है सबसे नीचे वाले धुआं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, O2 नहीं पहुंचा, जिस कारण ये बहुत खतरनाक जलता है, यही कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देगा। इसके ऊपर वाला परत में ऑक्सीजन का सप्लाई हुआ, इसलिए वो CO2 निकालेगा। तो चलिए ठीक है, और ऊपर वाला में देखिएगा धुआं ही नहीं होता है, कारण है ऑक्सीजन पूरा मिला और सूखा का ईंधन मिल गया उसको, क्योंकि आग दहन के लिए हम बताए थे दो चीज़ चाहिए, एक ईंधन और एक ऑक्सीजन। ये दोनों जब तक मिलते रहेगा आग आराम से जलेगा, नहीं तो आग नहीं जल पाएगा। ठीक है, ईंधन जहाँ ख़त्म वो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल देख लीजिए, अगर गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म, ईंधन ख़त्म, चलता है गाड़ी, सेम चीज़ है। और ऑक्सीजन जब उसका इंजन में नहीं मिलता, यानी प्रॉपर जब वर्क नहीं करता, देखिए कैसा काला धुआं फेंकता है। तो बस यही अंतर यहाँ भी है, अगर अच्छा से आपको मिला तो सब कुछ जलेगा। आप भींगा लकड़ी को जलाइए, कैसा धुआं होता है। और फिर कोयला में बताया था, कोयला का प्रकार बताइए, कोयला कितने प्रकार के हैं? नाम? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट पिट। सबसे तगड़ा कोयला एंथ्रासाइट। शायद इससे भी क्वेश्चन था ना एक, कोयला से भी था एक क्वेश्चन कि सबसे तगड़ा कोयला, ऐसा ही कुछ था, हमको याद आ रहा है। तो देखिए यही सब छोटा छोटा चीज़ याद रखिएगा, सब पकड़ाएगा। तो जैसे कोयला में हम लोग एंथ्रासाइट का बात करेंगे तो लगभग 90 से 95% खाली कार्बन है, तो वो बहुत अच्छा जलेगा, धुआं नहीं होगा। लेकिन भारत में और अधिकतर कोयला उत्पादन में क्या होता है, बिटुमिनस, थोड़ा सा कम 85% तक
कोल होता, बाकी जलवाष्प और अशुद्धियाँ हो सकती है। लेकिन आप वही जला दीजिए पीट, तो देखिए पूरा धुएं धुएं हो जाएगा। आप देखिए ना कभी ठेला पे जलते हुए, उन लोग को बाहर निकाल के छोड़ना पड़ता है ताकि पूरा आग पकड़ दे तब लाएंगे अंदर, क्योंकि उसको भी पता अंदर ला के जलाए तो क्या होगा स्थिति, तो दिक्कत है, फेफड़े का बीमारी सब होने लगेगा। इसलिए ऑक्सीजन और ईंधन जरूरी है। तो अगर जब भी हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे, सब क्या है, पेट्रोल कोयला सब जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल, तो हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा, तो वो हो सकता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पौधों के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी, लेकिन अधिक मात्रा कल क्या बताए थे, क्या हो जाएगा वो ग्रीन हाउस गैस, फिर ग्रीन हाउस प्रभाव कर देगा, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो CO2 एंड CO। उसके बाद सेकेंड लिखिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था अयस्क में, कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, क्या होता, बॉक्साइट। अगर जो हम केमिस्ट्री में भी हम बोलते हैं अयस्क वाला चैप्टर देख के जाइएगा, आता है ना, हम बोले थे ये वाला आएगा। और बहुत जन को हो सकता है नहीं पता होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट झारखंड में कहाँ मिलता है, लोहरदगा। ठीक है, बहुत अच्छा बॉक्साइट मिलता है, तो वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिएगा सचिवालय में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। नेक्स्ट लिखिए हाइड्रोकार्बन्स लिखे। हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन और उसका अपरूप बोलते हैं, सॉरी, उसका जितना बॉन्डिंग बनाता है हाइड्रोजन के साथ, जैसे मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितना। एक साइक्लिक वाला क्वेश्चन आया था कार्बन से, याद है, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है C4H6, किसका ये होगा। ठीक है, तो ऐसा, अच्छा वो जब मौका मिलेगा तो हम बता, हाँ उसी में आया था, लेकिन इजी नहीं था, H2H6 लिख दिया था, फॉर्मूला में बैठवे नहीं कर रहा होगा जो इजी पढ़े होंगे। हाँ, 2n-2 एक 2n+2 और एक सिर्फ 2n होता है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों है। इसमें एक में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड चलता है। ठीक है, एक अनसैचुरेटेड भी होता है, एक सैचुरेटेड, इसी में बटता है। तो एक साइक्लिक, जैसे बेंजीन का नाम सुने हैं, बेंजीन साइक्लिक हो जाता है, कहीं से भी डबल बॉन्ड एक में रहेगा, एक में सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उसको आएंगे ना तो भी उसको देखेंगे कभी। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, जब भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन सम्मिलित होगा, इसीलिए जब CO2 बोलेंगे तो CO2 हाइड्रोकार्बन्स होगा नहीं, कार्बन भले है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, इसलिए हाइड्रोकार्बन नहीं। CO बोलेंगे तो होगा नहीं, और इसीलिए इस सबको कार्बनिक भी नहीं बोलेंगे। कार्बनिक सिर्फ जब हाइड्रोजन और कार्बन होगा तबे बोलेंगे, इसीलिए इसको कार्बनिक नहीं बोलते हैं, ऑर्गेनिक। लिखिए हाइड्रोकार्बन्स में जीवाश्म ईंधन के दहन, जीवाश्म ईंधन के दहन से जीवाश्म ईंधन के दहन से मेथेन, मेथेन यानी CH4, जीवाश्म ईंधन के दहन से मेथेन, इथेन जैसे हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं। मेथेन, इथेन जैसे हाइड्रोकार्बन्स, और भी है लेकिन इतना ही, दो वो लिखिए ना। मेथेन, इथेन जैसे हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं। मीथेन, एथेन जैसा हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं। तो एक मीथेन भी क्या है, कल लिखवाए थे, ग्रीन हाउस गैस, वायु प्रदूषक है, क्योंकि ये मास गैस भी इसको बोलते हैं। धान की खेती से मीथेन निकलता है और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ईंधन के रूप में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है मीथेन को। इसीलिए जब नीचे कोयला खदान में जाते हैं तो वहाँ प्राकृतिक गैस मौजूद होता है। अगर हम किसी और लैंप का इस्तेमाल करें तो क्या हो सकता है, आग लगने का खतरा, इसलिए सोडियम लैंप ही सब लेके जाते हैं ताकि रिएक्शन ना हो, आग नहीं लगे। ठीक है, तो इसलिए मीथेन भी कभी कभी हानिकारक है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करेगा, पृथ्वी का तापमान को बढ़ा देगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देगा, इसलिए ये भी है। तो हाइड्रोकार्बन्स हो गया। इसमें दहन के साथ आप लिख सकते हैं, धान की खेती से भी उत्पन्न होता है।
और भी प्रदूषण से उत्पन्न हो सकता है। तो एक ये हो गया। उसके बाद लिखिए थर्ड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। तो देखिए सब मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल कैसे कीजिएगा उस पर ना डिपेंड है। मान लीजिए आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो क्या हो गया, प्रदूषण हो गया। अगर आप उसको ईंधन के तौर पर जला रहे तो काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बायोगैस, गोबर गैस, सब में मीथेन होता है, क्योंकि यही प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ठीक है। हाँ, कब कहाँ खेत से बताइए ना सर, धान के खेत से। हाँ हाँ, नहीं, धान का कटाई जब होने लगता है ना तब फिर शायद निकलता है। हाँ, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखिए। यह रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो समझते हैं ना, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, कॉमा AC एयर कंडीशनर, AC इत्यादि से निकलती है। इत्यादि से निकलती है, जो वायु को प्रदूषित करता है, जो वायु को प्रदूषित करता है, जो वायु को प्रदूषित करता है तथा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जो वायु को प्रदूषित करता है तथा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जिससे UV किरण यानी पारावैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेड, UV विकिरण यानी लिख लीजिए पारावैंगनी विकिरण, जिससे पारावैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पर आसानी से पहुंचने लगता है। पृथ्वी पे आसानी से पहुंचने लगता है। यहाँ तक लिख लेना, ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, जिससे पारावैंगनी विकिरण आसानी से पृथ्वी तक पहुंचने लगता है, जिससे पारावैंगनी विकिरण आसानी से पृथ्वी पहुंचने लगता है तथा प्राणियों में बीमारी का खतरा बढ़ जाता है या संभावना बढ़ जाती है, तथा प्राणियों में बीमारी की संभावना बढ़ जाती है या खतरा बढ़ जाता है। स्किन कैंसर ये सब जो पारावैंगनी विकिरण से होने लगेगा। जिससे प्राणियों में बीमारी की संभावना बढ़ जाती है या खतरा बढ़ जाता है। ठीक। ओजोन परत को किस में मापते हैं? डॉप्सन। और अभी 2020 वर्ल्ड कप देख रहे हैं, कहाँ हो रहा है? हाँ, USA और वेस्ट इंडीज में। ठीक है, करंट अफेयर्स में याद रखिएगा कहाँ हो रहा है। और विमेंस ICC 2020 कहाँ होने वाला है? बांग्लादेश। लगभग अक्टूबर आसपास होने का संभावना है। ठीक है, तो अभी भी अगर देख रहे होंगे तो जैसे छक्का मारता है शोर दिखाता होगा, किस में माप रहा है? डेसिबल। बताए थे ना ध्वनि में, डेसिबल शोर को मापता है। देखिएगा 122 डेसिबल, 125 डेसिबल जा रहा है। और हम बताए भी थे WTA उसको बांटा है, 120 से ज़्यादा बीमारी का कारण बनेगा। लेकिन चूंकि वो बहुत खुला हुआ है तो इसलिए उतना पता नहीं चल पाता, वो उतना लोग चिल्ला रहे। लेकिन अगर यहाँ 120 डेसिबल आप लगातार सुनिए या ईयरफोन लगा के, तो क्या होगा? कान खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। वही 75 से ज़्यादा शोर हो जाता है, नॉइस। और 20, 30, 40 रहेगा तो
सामान्य, वो हम लोग बातचीत करते वही होता है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का यही चीज़ है, बहुत चीज़ आप समझे देखे जाने। टीवी पे दिखा आप डेसिबल, बहुत पहले हो सकता नहीं पता चलता हो क्या बोल रहा है, डेसिबल नया चीज़ है, हो सकता है ना। अब तो अनजान नहीं ना लगेगा, अब तो कोई पूछेगा कि अरे डेसिबल क्या दिखा, तो अब तो बता सकते हैं कि शोर को मापा है, कितना उसका ये है त्वरत्व है यानी प्रबलता है, शोर का कितना है वो। तो ये सब यही सब थोड़ा सा जानने का ज़रूरत होता है। ठीक है, तीसरा लिख लिए, चौथा लिखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कॉमा H2O सॉरी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड H2O को काट दीजिए, SO2 लिखे ना कॉमा H2S, एक तो लिखे SO2 और H2S, दोनों में सल्फर है। ठीक, हाइड्रोजन सल्फेट H2S हाइड्रोजन सल्फेट। कोई केमिस्ट्री के हैं यहाँ? हाँ, सल्फेट। देखिए एक और बता दे रहे हैं केमिस्ट्री में खास करके, एक बार ना आप लोग आवर्त सारणी समझते हैं, पीरियोडिक टेबल, एक बार ना उसका कम से कम ना 30 तक परमाणु संख्या वाला तत्व का नाम याद कर लीजिए। 25 किसका है, 28 किसका है, उसी में आपको ना अभिक्रियाशीलता भी समझ में आ जाएगा, कौन किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन किससे ज़्यादा कम है। और अगर एक बार आवर्त सारणी समझ गए उसी को सबको लेके, तो देखिएगा केमिस्ट्री में 2-4 क्वेश्चन आप जरूर बना दीजिएगा। इस बार भी क्वेश्चन था कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट में कौन सा विस्थापन क्रिया होगी, था ना। तो अब इसमें अगर आपको अभिक्रियाशीलता नहीं पता चलेगा ना तो आप नहीं बता पाइएगा कौन किसको विस्थापित कर देगा। तो इसलिए एक बार आवर्त सारणी पढ़ लीजिए और कम से कम 30 तक परमाणु संख्या को याद कर लीजिए तत्व के साथ, तो आप बहुत कुछ कंफर्टेबल जोन में रहिएगा। किसमें? केमिस्ट्री में। क्योंकि अगर आप परमाणु संख्या याद किए तो आपको द्रव्यमान संख्या तुरंत याद होगा, तुरंत, क्योंकि हमेशा लगभग डबल हो जाता है, लगभग डबल। जैसे ऑक्सीजन का 8 है परमाणु संख्या, इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाता है? 16। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। उसी तरह सम न्यूट्रिनो तत्व कौन कौन सा है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन, दोनों का 16-16 8-8 न्यूट्रॉन पड़ जाता है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आपको तुरंत याद हो जाएगा आवर्त सारणी से, तो थोड़ा सा उसको रखिएगा तो पकड़ा जाएगा। तो हाई, और दूसरा हो जाएगा ना, अगर क्वेश्चन में देखिए अगर डायरेक्ट इक्वेशन लिख देगा ना और आपको इसका नाम नहीं पता रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब आप S को समझ में नहीं कीजिएगा क्या है, O को समझिएगा भाई नहीं क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे NH बोल दे तो NH का मतलब NH कहीं देखे हैं लिखा हुआ, सुना हुआ कहीं? नेशनल हाईवे। तो यही सब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपसे इंटरव्यू में आपको नर्वस करने के लिए यही बोल देगा। केमिस्ट्री में क्या होता है? NH। अब NH नाम का कोई यौगिक सुने हैं आप? नहीं। NH3 सुने, NH4 सुने, अमोनिया ये सब, यूरिया ये सब, लेकिन NH क्या होता है? नेशनल हाईवे। तब तुरंत बोल सकिएगा। और नहीं तो जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ है बस वो समझ जाएगा कि रट क्या है, और फिर आपको ऐसा क्वेश्चन में घुमाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए अगर वो याद कीजिएगा ना तो बहुत सारा आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, तुरंत पकड़िएगा कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, ये गैसें डैश देके, ये गैसें जीवाश्म के दहन, ये गैसें जीवाश्म के दहन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म के दहन, कॉमा ज्वालामुखी उद्गार, वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार आदि से उत्पन्न होते हैं, आदि से उत्पन्न होते हैं। SO2 उसी में आगे लिखिए, फुल स्टॉप देके, SO2
SO2 वायुमंडल में, SO2 वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, एसिड रेन। SO2 वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर लिखिए कितना नंबर हो गया, चौथा ना, पांचवा नंबर या DE नंबर अब लिखिए। NO नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO और कॉमा NO2। ठीक है, डैश दे के लिखिए। एक नाइट्रस ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, पहला वाला नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, लिखिए डैश देके ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब समझते हैं, गाड़ी बनना, ये सब का जो फैक्ट्री होता है उसके लिए। ऑटोमोबाइल्स और थर्मल पावर प्लांट यानी ताप विद्युत गृह, ऑटोमोबाइल और थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत गृह से ये गैसें विमुक्त होती हैं, से ये गैसें विमुक्त होती हैं। ऐसे देखिएगा, NO2 SO2 दोनों ताप विद्युत गृह से निकलता है। ठीक है, फैक्ट्री से बहुत सारा निकलता है। तो मुख्य रूप से देखिए क्या क्या वायु प्रदूषक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का हम पहले ही बोले अधिकता होगा तब वो प्रदूषक होगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भी वायुमंडल में मौजूद है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक, ऑक्सीजन की कमी से होगा। उसके बाद NO2 SO2 CFC, ये लोग सब क्या है, वायु प्रदूषक गैस। इसीलिए इनको कम करने के लिए क्या बोला जाता है, किसका उपयोग कीजिए, सौर प्रकाश का, सोलर का आप इस्तेमाल कीजिएगा तो ये सब गैस विमुक्त ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस कारण सब कुछ उसी अनुरूप चलता है। तो ये 3-4 चीज़ मेन है जो काम करता है। अब इसी से जैसे वायु प्रदूषण हुआ तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा खुद कि वायु प्रदूषण जैसे हुआ तो वायु प्रदूषण से जो जो संबंधित है, जैसे एसिड रेन, तो वर्षा कहाँ से होगा, वायुमंडल से होता है ना, वायुमंडल। तो जैसे एसिड रेन का बात आएगा तो वायुमंडल में वायु प्रदूषण का तत्व मिला, एसिड रेन करा दिया। ठीक, उसके बाद एसिड रेन के बाद और एक क्या होता है, ओजोन लेयर, मतलब ओजोन अवक्षरण, ओजोन परत, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये कहाँ मौजूद है, वायुमंडल में। O3 का फॉर्मूला। तो ये कब होगा, ये नीचे से हम पानी मारेंगे वहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं, पहला 50 किलोमीटर आसपास रेंज में है वो, तो एक तो वो नहीं होगा। तो वो उसको हार्म कौन कर सकता है, तो वायु प्रदूषण ही उसको हार्म कर सकता है। मिट्टी से उसका कोई लेना देना नहीं, पानी से उसका कोई लेना देना नहीं, तो होगा कैसे, तो वायु प्रदूषण होगा तो ही वो होगा। तो सब देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप एक बेसिक चीज़ को पकड़िएगा, सब पकड़ाएगा। और यही क्या कर देगा, वैश्विक तापन भी कर देगा और जलवायु परिवर्तन भी कर देगा। तो ओवरऑल देखिए तो वायु प्रदूषण बहुत सब का जड़ हो जाता है। तो इसीलिए छोटा छोटा चीज़ याद रखिएगा, ओजोन भी इसी से होता है, अम्लीय वर्षा भी इसी से होता है, वैश्विक तापन भी और जलवायु परिवर्तन सब इसी से होता है। इसीलिए सब क्या है, प्रदूषक है। वायु प्रदूषण के स्रोत भी है, कहाँ से निकलता है, क्या होता है। ठीक, और जब ये सोचिए अजैव घटक को जब परेशान कर दे रहे हैं तो हम लोग तो जैविक है, हम लोग तो ऑटोमेटिक परेशान हो जाएंगे। आप कार्बन डाइऑक्साइड में रह नहीं पाइएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में पहले ही बताया होमोग्लोबिन के साथ तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, दिक्कत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ा, ओजोन लेयर हुआ, हम लोग को स्किन कैंसर होने लगेगा। अम्लीय वर्षा हुआ, अम्लीय वर्षा देख लीजिए, पेड़ पौधा जलने लगेगा, मृदा क्या होगा, प्रदूषित होगा, जल क्या होगा, प्रदूषित होगा, जलीय जीव मरने लगेंगे, और एक ऐतिहासिक स्मारक क्या होंगे, वो भी खराब होने लगते हैं। तो अम्लीय वर्षा हो गया। ऐसे ध्यान रखिएगा, हम लोग जितना चीज़ खाते हैं, अधिकतर हम लोग क्या खाते हैं, क्षार खाते हैं कि लवण अम्ल खाते हैं,
हम लोग जो भी खाना खाते हैं, बिस्कुट चिप्स जो खा रहे हो, क्या होता है, ज़्यादा क्षार होता है कि लवण होता है, अम्ल होता है? अम्ल खाते हैं आप, जो भी खाइए देखिए खट्टे मिलेगा आपको। चिप्स खाते खट्टा लगता है, सब अम्ल है। क्षार हम लोग नहीं खाते, इसीलिए बहुत बार अम्लीयता हो जाती है, एसिडिटी। तो हम लोग क्या पीते हैं? क्षार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तब वो जाके बैलेंस करके लवण और जल बना देता है, तो वहाँ मैनेज हो जाता है। और हम लोग का शरीर में भी अम्ल बनता है, HCl, ठीक है। तो इससे बायोलॉजी में देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा अंग है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालता है? कौन सा ऐसा अंग है जो HCl निकालता है? तो अमाशय के पास वाला, अगर उसको भोजन समय पे नहीं मिलेगा तो अमाशय के आसपास का परत को जलाने लगेगा, तो वही क्या हो जाता है, अल्सर उल्सर का बीमारी होने लगता है। इसीलिए समय पे भोजन जरूरी है। और वो क्या क्या करता है, जैसे भोजन किए तो भोजन के साथ अगर कोई बैक्टीरिया जीवाणु गया है तो HCl उसको मार देगा। तो यही सब चीज़ है। तो देखिए साइंस जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के समझना होगा और थोड़ा सा कभी कभी समझाने वाला चाहिए, नहीं तो आप बोर हो जाएगी, पक्का है। हम बहुत जन को देखे साइंस से भागते हो, बहुत जन को, क्योंकि उसको समझे में नहीं आ रहा। पहला चीज़ अपने से पढ़ा तो बोरिंग लग रहा। अब वो 2 पेज देखा, साला सूत्र है, डायमेंशन है, छोड़ दिया। MLT नहीं समझ में आ रहा है, मीटर नहीं समझ में आ रहा, तो दिक्कत तो होगा ही। लेकिन एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। जैसे एक्वारेजिया सुने हैं? सुने हैं? क्या होता है बताइए? हाँ ठीक बोले, घोल होता है किस चीज़ का? हाँ, मिलाए के दोनों अम्ल को मिलाया जाता है, HCl और HNO3 3:1 में इसको मिलाया जाता है, तो इस घोल को बोलते हैं एक्वारेजिया, ठीक है। इसका काम लोहा बोलते हैं, सोना साफ करने, गलाने, प्लेटियम में सब गलाने उलाने में काम आता है। यही सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सब क्लियर होते जाएगा, ठीक है। कहाँ तक हम लोग लिखे? NO2 लिख लिए ना, चलिए ठीक है। अब लिखिए क्लोरीन। नेक्स्ट क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या, क्लोरीन 17। Cl समझते हैं ना, Cl उसी को बोलते हैं क्लोरीन। ये बहुत क्या है, अभिक्रियाशील है, अधातु, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा फास्फोरस, फ्लोरीन F, उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि उसका 9 है, इसका 17 है। सबको एक चाहिए और तुरंत बॉन्ड बना देगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बात होता है कि किसको कितना चाहिए या कितना देना है। जैसे क्लोरीन है, अब ये समझते हैं कक्षा, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, ठीक है। तो 17 है, तो 17 को कैसे लिख सकते हैं? 2, 8, 7। तो देखिए 18 तो ही नहीं पहुंच सकता, लेकिन 8 लेके ये अपने ऑक्टेट को फिर संतुलित कर लेगा। तो इसको सिर्फ एक चाहिए, क्या? किसी से भी इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले लेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। संयोजकता जिसका एक उक होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी इन लोग को बहुत, एक तो ज़्यादा भी होता है और कम एनर्जी लगता है इन लोग खींचने में। वही अब 3 को खींचने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए NaCl KCl फट रिएक्शन करके बना रहता है, इसीलिए बहुत रिएक्टेड होता है सब, ठीक है। आवर्त सारणी पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा बाएं से दाएं जाने में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, तो ये सब है। इधर को क्या बोलते हैं? ऐसे बढ़ेंगे तो आवर्त सारणी में क्या होता है? 2 चीज मेन, जिस पे पूरा आवर्त सारणी टिका हुआ है, और ग्रुप, यही ना, ग्रुप ऑफ पीरियड, जिसको समूह और आवर्त। तो ये हो गया क्या? समूह कितना? 18, और ऐसे पीरियड आवर्त 7। इसी में देखिएगा बोलेगा समूह में बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, आवर्त में ऊपर से नीचे आने में क्या होगा। तो यही सब सारा चीज़ चलता है। इसी में और क्वेश्चन डिफिकल्ट करता है तो पूछता है चैकेलोजन परिवार किसे कहते हैं, हेलोजन परिवार किसे कहते हैं, नोबेल गैस का परिवार कौन है, तो सब कुछ है। तो थोड़ा थोड़ा सचिवालय भी है, 20 क्वेश्चन है। हाँ, नोबेल गैस, अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, सब क्या है? नोबेल गैस, अक्रिय है। जैसे बल्ब में नियॉन गैस भरा हुआ रहता है। फिर इसी में पूछता है अपरिचित गैस है तो जेनॉन है। रेडॉन वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है, जब भूकंप आता तब पता चलता है। तो बहुत सारा चीज़ है,
तो सचिवालय में 20 क्वेश्चन है, अभी सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तो प्रेशर कम पड़ेगा। अच्छा, आप लोग कोई बुक मिला है क्या? नहीं मिला है? कुछ बोला गया था क्या? हम पूछे क्या कि SSC बैच में मिला था बुक, इसीलिए हमको लगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्या जैसे सोडियम प्लस में करते थे जो देखा वो भी तो अगर एक ही करता है Na+ जैसे होता है उसमें। देखिए, है लेकिन सबका एक लिमिट है ना। जैसे सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता तत्व कौन है? चांदी, ठीक है। सब करता, ग्रेफाइट भी करता धातु होते हुए, लोहा भी करता, लेकिन सबसे ज़्यादा का बात करेंगे तो चांदी है। उसी तरह कुछ तत्व बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। जैसे आप सोडियम भी कम नहीं है, सोडियम को आप ऐसे रखिएगा तुरंत आग लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो उसको किस में रखते हैं? मिट्टी तेल में या किरोसिन तेल में डुबा के। क्या? और जो क्वेश्चन भी आया था, हमको भी याद नहीं लेकिन शायद आया था। हाँ ठीक बोल रहे, आया था, हमको लग रहा है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है। सबसे भारी तत्व कौन है? सबसे हल्का तत्व कौन है? किसको मतलब किसका कक्षा निश्चित नहीं है? तो हाइड्रोजन का। उसको रख दिया गया वन में, लेकिन कक्षा निश्चित मतलब उसका पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान निश्चित नहीं होता, इसलिए उसको घुमंतु तत्व या ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो बहुत सारा ऐसा तत्व है। अच्छा ठीक है, रुकिए, केमिस्ट्री आएंगे तब सब क्लियर होगा। अभी इतना छोटा में नहीं समझ आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा चीज़ है ना, आपको लगेगा कि अरे सोना में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें या लोहा में तो सोना में बदल जाए, होगा ना? मतलब समझे, 28 अगर किसका परमाणु संख्या है, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो क्या होगा? उसका परमाणु संख्या 30 हो गया, तो नया तत्व बन जाना चाहिए, होगा? तो सोना भी हम लोग बना सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है ये सब वो अपना स्टेबिलिटी के लिए करता है। तो बहुत सारा चीज़ है केमिस्ट्री में। अच्छा, अब आने दीजिए, तब उसको देखेंगे, पहले ही सबसे छुटकारा मिले। ठीक है, क्लोरीन लिखिए, Cl2। क्लोरीन गैस वस्त्र उद्योग, क्लोरीन गैस वस्त्र उद्योग, कॉमा पेपर उद्योग यानी कागज उद्योग इत्यादि से उत्सर्जित होता है। ठीक है, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग आदि से उत्पन्न होता है। और कभी कभी देखिएगा क्लोरीन क्या हो जाता है? विषैला गैस भी हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस का सप्लाई हो गया तो विषैला गैस हो जाता है। तो ये सब है। और क्वेश्चन में देखिएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, बहुत बार आएगा। तो आपको जो 7 लिखा है लगभग वो 7 याद कीजिए। कार्बन की जगह हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे दे, तो वो 7 याद कर लीजिएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कभी, क्योंकि गैस बहुत सारा है। उसमें ऑप्शन दे देगा जेनॉन। अब आपको लगेगा अरे जेनॉन हो सकता है, नया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी तरह वायु प्रदूषण में बहुत सारा का नाम दे देगा कि ऑर्गन है, हीलियम है, ये है, वो है, लेकिन मुख्यतः यही सब है। मुख्यतः यही है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, ये सब है।